हेलो दोस्तों, वेलकम स्लीपी क्लासेस। प्रीमिक्स के बारे में बताने से पहले मैं परिश्रम बैच के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जो बिल्कुल प्रीलिम से एसोसिएटेड बैच है। यहाँ पे क्या रहेगा, आपके मल्टीपल टेस्ट प्लान होंगे, टेस्ट 1 टेस्ट 2। एवरी टेस्ट विल हैव कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि क्लब किए गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी है तो अगर हम क्लाइमेटोलॉजी का टेस्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स क्लब किए गए होंगे जिनसे एसोसिएटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको टेस्ट में पूछे जाएंगे। अब इन टेस्ट का पर्पस ये नहीं है कि आप हर टॉपिक के 100-200 सवाल सॉल्व करें, नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चीजों पे जो सवाल होते हैं वो आप सॉल्व करेंगे विद फोकस ऑन करंट अफेयर्स। अब ये आपके सारे टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके करंट अफेयर्स के टेस्ट जो है सेपरेट रहेंगे। और इसके अलावा भी आप देखेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू थीम वाइज अरेंज्ड, ये भी आपके टेस्ट यहाँ पर होंगे। एंड द बेस्ट पार्ट भी कि आप अपने हर एक टेस्ट को है ना, कि किस तरह के क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप मेंटर से एनालाइज करवा सकते हैं एंड एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और मैं आपको बता दूं, ये प्राइस पर भी अगर आप जो है, हमेशा बोलती हूँ, मेरे नाम को आप एज कूपन कोड यूज करें, आपको फी में रियायत जरूर मिलेगी। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड कोर्स जो अभी है, कि जो अभी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि जो आपने पढ़ लिया उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन आप कर लें, राइट, विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस, उस पर ये चीज जो है फोकस करेगी। एंड प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रखा है, उसमें भी अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे और भी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। और पूरा शेड्यूल यहाँ पे अवेलेबल है। आप जो है इसके बारे में और डिटेल्स चाहें तो आप हमारे नंबर्स पे मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी, सॉरी, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और हमारे ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। तो जरूर इसके बारे में जानकारी लें। एंड चलिए प्रीमिक्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इजी क्वेश्चन है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में, वन ऑफ द एग्जाम्स जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो अगर आप सवाल देखें, इन द हेडलेस सेल थर्मल सर्कुलेशन एयर राइजेस अप। हेडलेस सेल थर्मल सर्कुलेशन में एयर राइज कर रही है, फाइनली डिसेंड कहां कर रही है? तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, सोचिए, हेडलेस सेल, फेरल सेल, पोलर सेल एग्जैक्टली कहां पे जो है डिसेंड करती है? चारों ऑप्शंस देखिए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, डोलड्रम्स, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स, इक्वेटोरियल ट्रोज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल आपने सेल्स और विंड की सर्कुलेशन के बारे में सोचना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स। मैं आपको दिखाती भी हूँ, आप देखिए, यहाँ पे आपकी एयर जो है हेडलेस सेल के लिए ऊपर जा रही है, इक्वेटर पे एयर बीइंग वार्मर ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन आप देखोगे कि ट्रोपोपॉज तक पहुंचने के बाद इट विल टर्न, और टर्न करके आप देखोगे, जब तो इक्वेटर पे हवा थी तब वार्म थी, वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन बाय द टाइम ये इक्वेटर से दूर जा रही है, देखो दो चीजें हो रही है। एक तो इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाती जा रही है, वैसे भी नॉर्मल लैप्स रेट लग रहा है कि हवा जैसे जैसे ऊपर जाएगी टेम्परेचर कम होता जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जब ये आगे भी बढ़ रही है तो भी टेम्परेचर कम हो रहा है, तो एक पॉइंट पे एयर जो है कोल्ड हो जाएगी। इतनी कोल्ड की देखा गया है ये डिसेंड कर जाती है। अभी एग्जैक्टली कहां डिसेंड कर रही है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो यही तो आपका सवाल है कि हेडलेस सेल में हवा ऊपर तो जा रही है, लेकिन डिसेंड कहां हो रही है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स में। तो एग्जैक्टली मैंने आपको एनसीईआरटी का डायग्राम यहां पर दिया हुआ है, सो दैट आप इसके हिसाब से सोच सकें, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और करते हैं। ये अब एक आसान क्वेश्चन है। यहां पे आपको लोकल विंड्स के बारे में पता होना चाहिए, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां पे आपको विंड देखनी है कि कौन सी यहां पर डिस्क्राइब है, राइट। हॉट विंड है, लोकल इंपॉर्टेंस है एल्प्स माउंटेन्स में, राइट। स्ट्रॉन्ग गस्टी ड्राई विंड लीवर्ड साइड पे होती है माउंटेन रेंज के, राइट। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन से एसोसिएटेड है, राइट। एनिमल ग्रेजिंग में हेल्प करती है बाय मेल्टिंग स्नो एंड राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स में भी हेल्प करती है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आना चाहिए? यहाँ पे एल्प्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, दैट यहाँ पे एल्प्स से एसोसिएटेड एक ही आपकी विंड है, वो कौन सी है? फाहियान। मैं आपको दिखाती भी हूं, ये विंड है ना, ये जो विंड है फाहियान, राइट। आप देखोगे कि इनिशियली आप सिरोको से शुरू करो, थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। सिरोको अब एक वार्म विंड है, राइट। सिरोको जो है सहारा डेजर्ट से होते हुए जा रही है। सिरोको में आपको बता दूं, इस ब्लड रेन
से भी एसोसिएटेड कहा जाता है, बिकॉज ये रेड सैंड से एसोसिएटेड होती है। अब यही जब एल्प्स पे पहुंचेगी, वहां पर क्या होगा, एल्प्स माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज से एसोसिएटेड रेनफॉल कौन सी होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्प्स पे जैसे ही पहुंची, अब देखिए मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेके जा रही है, तो एल्प्स के एक तरफ, एल्प्स के विंडवर्ड साइड में बहुत ज्यादा रेनफॉल करेगी, पर यही हवा जब दूसरी तरफ पहुंचेगी तो ये जो है बहुत ही वार्म हो जाएगी, बहुत मॉइस्चर नहीं रहेगा इस पे, राइट। और आप देखोगे कि अब जो है ये वार्मर गस्टी विंड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि फाहियान जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल से एसोसिएटेड है, एल्प्स से एसोसिएटेड है। और यहाँ पे जो एक बहुत अच्छी चीज है, आप देखिए ये स्नो को मेल्ट करने में, देखिए यहाँ पे वार्म विंड बन चुकी है, अब ये दूसरी तरफ जो स्नो है उसको मेल्ट करने में हेल्प करेगी। और याद रखिएगा ये राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स में भी बहुत ही ज्यादा मदद करती है, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आपको पेपर में आएंगे, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है इंट्रूसिव रॉक फॉर्मेशन के बारे में, बैथोलिथ्स, लैकोलिथ्स, डाइक्स। अब आप देखते हैं कि जब भी आप रॉक फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ते हैं, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव की बात होती है। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो है एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। बैथोलिथ्स लार्ज डोम शेप्ड बॉडीज हैं विद लेवल बेस कनेक्टेड बाय पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम बिलो। लैकोलिथ्स क्या है, ये लार्ज डोम्स की फॉर्म में होती है। डाइक्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है 3 ओनली। बैथोलिथ और लैकोलिथ जो है ये एक्सचेंज किया गया, मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली इस डायग्राम में। देखो, ये देखो, अब यहाँ पे जब आप बैथोलिथ, लैकोलिथ इन सब की बात करते हो तो बेसिकली वो शेप्स हैं जो अर्थ के इंटीरियर में ही बन रही हैं, राइट। आप देख रहे हो हमेशा हम पढ़ते हैं कि मैग्मा जो है बाहर की तरफ आ रहा है, बट मैग्मा हो सकता है कि अर्थ के इंटीरियर में ही कूल हो जाए, देन व्हाट, वहां पर भी बहुत सारी शेप्स मिलती हैं हमें। तो बैथोलिथ आप देखो, ये लार्ज डोम्स वाली शेप है बैथोलिथ। कभी कभी बैथोलिथ से ही पाइप लाइक कंड्यूट लाइक स्ट्रक्चर से मैग्मा जाता है और यहाँ पे स्मॉल डोम्स बना लेता है, इसको लैकोलिथ कहते हैं, राइट। बैथोलिथ लार्ज डोम वाले स्ट्रक्चर है। यहीं पे जो कंड्यूट लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जब लावा बाहर जाता है और वो छोटे डोम्स की फॉर्म में है ना, एज कंपेयर टू बैथोलिथ, है ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, कंड्यूट स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है मेन कीवर्ड है, उसको लैकोलिथ कहते हैं। तो याद रखने के लिए मैं हमेशा क्लास में बताती हूँ, बैथोलिथ का छोटा भाई लैकोलिथ, राइट। तो ये 2 चीजें आपने याद रखनी है, मैं आपको दिखा भी देती हूं। आप देख सकते हैं कि लैकोलिथ के साथ पाइप लाइक, कंड्यूट लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है और बैथोलिथ के साथ मैंने बताया था एक्सचेंज हो गए, लार्ज डोम्स एसोसिएटेड है। ये आपने याद रखना है। डाइक्स भी मैं आपको दिखाती हूं, ये देखिए। अब ये देखिए डाइक, बिल्कुल जो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड अरेंज होते हुए स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, उनका नाम क्या है, डाइक है। अब देखिए इनमें ये शेप्स देखी गई हैं, इन शेप्स को नाम दिए गए हैं। तो आपको पेपर में शेप्स को जो है उसके एसोसिएटेड जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे उनको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements is incorrect? अब देखिए, North Sea records higher salinity due to more saline water brought by North Atlantic drift. Baltic Sea records low salinity because of influx of water in large quantity, right? Influx of river water. Mediterranean Sea records higher salinity due to high evaporation. अब ओशनोग्राफी में जब हम सैलिनिटी के बारे में पढ़ते हैं तब इन्हें पढ़ा जाता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे हमें, आप देखो ध्यान से देखो, इनकरेक्ट बताना है। तो तीनों ही करेक्ट है आपके, मैं आपको दिखाती भी हूं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि सैलिनिटी बढ़ाने और घटाने की जब भी हम बात करें, सिंपल सी चीज समझो। पहले हम मेडिटेरेनियन सी के बारे में समझते हैं। मेडिटेरेनियन सी आप देखो हर तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, लैंड बहुत जल्दी हीट होगा, राइट। तो इसके आसपास है ना बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से मेडिटेरेनियन सी भी बहुत ज्यादा हीट होगा। अब हीट होने से क्या होगा, मेडिटेरेनियन सी के पानी को बहुत ज्यादा हीट मिल रही है, बिकॉज लैंड हर तरफ है, तो हीट से बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगी, पानी इवेपोरेट हो गया, तो पीछे क्या रह गया, सॉल्ट रह गया बहुत ज्यादा, तभी इसकी सैलिनिटी इंक्रीज होती है। अब यहीं पे देखो, वही तो वो कह रहा है कि मेडिटेरेनियन सी हाई सैलिनिटी क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है, बिकॉज इवेपोरेशन बहुत ज्यादा, इवेपोरेशन क्यों हो रही है, बिकॉज इट इज जो है इट इज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ लैंड। तो ये पैरामीटर्स, ये ट्रेंड्स हैं जो आपने याद रखने हैं।
राइट। सिमिलरली अब यहां पे देखो, यहां पे आपका नॉर्थ सी है। अब नॉर्थ सी के लिए वो कह रहे हैं, यहां देखिए ध्यान से, नॉर्थ सी के पास हायर सैलिनिटी है क्योंकि सलाइन वाटर आ रहा है बाय नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। आपने ओशन करंट्स पढ़ी है, गल्फ स्ट्रीम का एक ऑफशूट है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो जहां भी यहां नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आती है बहुत सारा सलाइन वाटर लेके आती है, इसलिए यहां पे सैलिनिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ट्रेंड्स हैं दोस्तों, ये आपने याद रखने हैं। कभी पेपर में सैलिनिटी के ट्रेंड पे क्वेश्चन आ जाए, इन चीजों को आपने कोट करना है, राइट। नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में सैलिनिटी लो है, क्यों? इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। सिंपल सी चीज समझो, पानी है, पानी में कुछ हद तक सॉल्ट है, और ज्यादा रिवर्स का पानी वहां पे आता रहे तो क्या होगा? पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बट सॉल्ट कंटेंट उतना नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता गया, सॉल्ट कंटेंट नहीं बढ़ा, इसीलिए लो सैलिनिटी हो जाती है। तो याद रखिएगा, बाल्टिक सी की जब भी आप बात कर रहे हैं, ड्यू टू बहुत सारा फ्रेश वाटर वहां पे आता है, इस वजह से उनकी सैलिनिटी कम हो जाती है। और याद रखिएगा यहां पे बाल्टिक सी के साथ आपने दो और भी याद रखने हैं, बे ऑफ बंगाल एंड ब्लैक सी। इन तीनों वाटर बॉडीज में लो सैलिनिटी रहती है। क्यों? क्योंकि इनमें फ्रेश वाटर रिवर्स का बहुत ही ज्यादा आता है। मैं आपको एग्जांपल भी देती हूं, बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है, आपने देखा है मेजॉरिटी रिवर्स का पानी बे ऑफ बंगाल की तरफ ही आता है। तो आप देखो कितना ज्यादा रिवर्स का पानी यहां पे आ रहा है, इसीलिए यहां पे पानी बढ़ता जाता है, सैलिनिटी जो है कम रहती है, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इसको ऐसे भी इमेजिन करो, नींबू पानी का ग्लास है ना, और पानी डालते जाओ, सॉल्ट नहीं आपने बढ़ाया तो पानी बढ़ गया, लेकिन सैलिनिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, अकाउंट फॉर सैलिनिटी इन वेरियस ओशंस, तो आप राइट इन तीन का तो बता ही सकते हो। एडिशनली याद रखना, हमने बे ऑफ बंगाल और ब्लैक सी के बारे में भी पढ़ लिया है, तो उनके बारे में भी आप जरूर लिख सकते हो, राइट। तो ये चीजें जो है आपने याद रखनी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, पोलर वोर्टेक्स, ठीक है। अब पोलर वोर्टेक्स देखिए, एरिया ऑफ हाई प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग अर्थ पोल्स, राइट। वोर्टेक्स क्या होता है? काउंटर क्लॉकवाइज है ना, फ्लो ऑफ एयर दैट कीप्स द एयर नियर द पोल्स। नेक्स्ट, कभी कभी विंटर्स में क्या होता है, पोलर वोर्टेक्स एक्सपैंड हो जाता है, कोल्ड एयर साउथवर्ड आ जाती है वो जेट स्ट्रीम। ये जो है हमेशा ऑफन एसोसिएटेड होता है विद लार्ज आउटब्रेक ऑफ आर्कटिक एयर इन द यूएस। कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, बिल्कुल करंट अफेयर ओरिएंटेड चीज है ये, करंट अफेयर्स में रहती है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए। करेक्ट आंसर क्या है आपका? 2, 3, 4। यहां पे मैं आपको बता दूं, लो प्रेशर होना चाहिए। सबसे पहले आपको यही डाउट आना चाहिए, अरे पोल्स पे तो कोल्ड एयर है। कोल्ड एयर हमेशा हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, जहां भी कोल्ड एयर है वहां हाई प्रेशर है, जहां आपकी वार्म एयर है वहां पे लो प्रेशर है। यहां कोल्ड एयर लिखा है पर यहां लो प्रेशर हो रहा है, कोल्ड एयर पे तो हाई प्रेशर होना चाहिए। नाउ दिस इज वेयर योर कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर। मैं आपको क्विकली पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, कभी आप गलत नहीं करोगे। देखो ऐसे कुछ इमेजेस दिखाते हैं आपको हमेशा, है ना, पोलर वोर्टेक्स पे, पर समझनी हमने ऐसे। अब देखो बिल्कुल हम सर्कुलेशन बना लेते हैं, ठीक है, हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल वाली। अब देखो हेडले सेल में क्या होता है, इक्वेटर पे हवा ऊपर की तरफ जा रही है, राइट, देन ट्रोपोपॉज पे पहुंच के इट टर्न, राइट, फिर एक पॉइंट पे जाके ठंडी हो जाएगी, डिसेंड हो जाएगी और आपका हेडले सेल पूरा बन जाएगा। पोल्स पे क्या होता है, देखो पोल्स पे हवा क्योंकि कोल्ड है डिसेंड कर रही है, डिसेंड कर गई, लेकिन जब पोल से हवा अब दूर जाएगी, पोल से दूर गई तो उतनी ठंडी नहीं रही, अब हवा क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, इसलिए ऊपर की तरफ जाएगी, राइट, और आपका क्या बन गया, पोलर सेल बन गया। अब देखो एयर यहां डिसेंड कर रही थी, कोल्ड एयर हमेशा डिसेंड करती है, आपको पता भी है कोल्ड एयर हमेशा डिसेंड करती है, मतलब वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर, राइट। तो यहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर। यहां पे एयर ऊपर जा रही है, यहां पे क्या होगा, लो प्रेशर। आपको पता होना चाहिए, राइट, नहीं पता है तो अभी समझ लो, लो प्रेशर पे वार्म एयर बीइंग लाइटर ऊपर की तरफ जाती है और कोल्ड एयर बीइंग डेंसर नीचे की तरफ आती है, हाई प्रेशर होता है वहां, बेसिक रूल है आपका, राइट। अब क्या होगा, अब आपका हाई टू लो हवा जाएगी और आपका पूरा का पूरा सेल यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, राइट। हाई टू लो हवा गई, लो प्रेशर से आपको पता है हवा ऊपर जाती है। अब
अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये लो प्रेशर, ध्यान से देखना। अब यहां पे लो प्रेशर पे वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही, राइट। अब इस वार्म एयर का एक ऑफ शूट तो इस तरफ आ गया, इस वार्म एयर का एक ऑफ शूट इस तरफ आ गया, जिससे आपका फेरल सेल बन गया। बट इस वार्म एयर का एक ऑफ शूट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देखोगे यही जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अपर एयर सर्कुलेशन, पोलर वोर्टेक्स क्या है आपकी, अपर एयर से एसोसिएटेड है, तो इसी का जो ये ऑफ शूट है ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा, पोलर सेल के एसोसिएटेड। इसीलिए आप देखते हो ऑल दो पोल्स पे ठंडी हाई प्रेशर होना चाहिए, पर मैंने यहां बोला ये लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों मैं बोल रही हूं, बिकॉज ये लो प्रेशर वाली वार्म एयर ही पोलर सेल वाले जोन में गई है, राइट। आप देखो ये जो एयर है यहां से यही यहां पर गई है, और इसीलिए क्योंकि ये वार्म एयर से एसोसिएटेड है, मैं इसे लो प्रेशर वाली एयर कह रही हूं, इसीलिए यहां पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। देखो यही इसका एक ऑफ शूट है जो यहां जा रहा है। अब आप कहोगे चलो मैम ये मान लिया कि लो प्रेशर जा रहा है, राइट, और वो वार्मर एयर है इसलिए आप उसे लो प्रेशर एयर कह रहे हैं, और वो अपर एटमॉस्फेयर में जा रही है, लेकिन ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसी है, यहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो एयर ऊपर की तरफ गई है यहां पे, ये जो ऑफ शूट गया है, इस पे अर्थ की रोटेशन का भी तो इंपैक्ट होगा। अर्थ तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है, इसीलिए यहां पे भी जो स्वर्लिंग होगी वो पॉसिबल हो पाती है। अब स्वर्लिंग क्यों पॉसिबल हो पा रही है, बिकॉज अर्थ रोटेट कर रही है। दोनों मैकेनिज्म्स को एक साथ देखो, ये ऑफ शूट में एयर ऊपर की तरफ गई, लो प्रेशर वाली एयर, लेकिन इस पे इंपैक्ट रोटेशन का भी है, इसीलिए वेस्ट टू ईस्ट ये जो है जा रही। अब यूजुअली ये जो एयर है वो यहीं पर रहती है, वहीं पर क्यों रहती है, क्योंकि यहां पे है आपकी जेट स्ट्रीम, राइट। आप देखिए आपने इस डायग्राम में पढ़ा भी होगा, जेट स्ट्रीम्स आपकी पोलर जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। तो यूजुअली अब देखो ये एयर अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रही है, तो उस एयर को अपर एटमॉस्फेयर में कौन रोक रहा है, अपर एयर सर्कुलेशंस, जो क्या होती हैं, जेट स्ट्रीम्स होती हैं। तो यूजुअली जेट स्ट्रीम्स होने की वजह से ये एयर यहीं पे रहती है, लेकिन देखा गया है, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जेट स्ट्रीम भी नीचे की तरफ आने लग गई हैं। अगर जो जेट स्ट्रीम पहले ऊपर की तरफ थी, जो जेट स्ट्रीम थोड़ी अपर लैटिट्यूड्स में थी, पहले वो उस एयर को वहीं पर रोक रही थी, जो कोल्ड एयर है ना, जो आपकी कोल्ड जोन से एसोसिएटेड एयर है, टू बी वेरी प्रिसाइज पोलर जोन से एसोसिएटेड है। लेकिन अब अगर आपकी जेट स्ट्रीम ही नीचे आ जाएगी तो क्या होगा, ये ठंडी हवा भी नीचे आएगी, और पोल से आती हुई ठंडी हवा ही यूएस और यूरोप के बहुत सारे रीजन्स में बहुत कड़ाके की ठंड ले आती है। तो ये चीजें आपने हमेशा याद रखनी है, यही पोलर वोर्टेक्स से एसोसिएटेड है। लो प्रेशर क्यों कहा, मैंने आपको बताया बिकॉज लो प्रेशर से हवा जा रही है, राइट। प्लस काउंटर क्लॉकवाइज क्यों है, बिकॉज रोटेशन हो रही है। फिर मैंने क्या बताया कि कभी भी साउथ कोल्ड एयर नीचे की तरफ क्यों आएगी, क्योंकि आप देखोगे जेट स्ट्रीम्स की वजह से, जेट स्ट्रीम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एक एग्जांपल बता रही हूं मैं आपको, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नीचे आ जाती है, और यहाँ के साथ उसके साथ ठंडी हवाएं भी नीचे आ जाएंगी, और इन जोन्स में, यूएस के जोन्स में, यूरोप के कुछ जोन्स में कड़ाके की ठंड ले आएंगी। तो ये चीजें आपने जो है याद रखें, ठीक है जी। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग। मिक्स क्वेश्चंस देते हैं हमेशा, ऐसे ही क्वेश्चंस जो है, और आप देखोगे कि आपके प्रैक्टिस से एसोसिएटेड भी होंगे, और मुझे लगता है कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस है इन टेस्ट के लिए, और इसके साथ जो है आप मेरा नाम भी कूपन कोड में यूज कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ रियायत जरूर मिलेगी। बिल्कुल शेड्यूल है इन टेस्ट का, कब आपने क्या पढ़ना है, कब करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, PYQs का टेस्ट कब है, जरूर इसके बारे में जानकारी ले। एंड द बेस्ट पार्ट बीइंग आप टेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं हमारे मेंटर्स के साथ, तो जरूर हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आपकी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। बाय बाय।